नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। आज के विशेष में हम बात करेंगे बजट की। देश के हर नागरिक को बजट का बेसब्री से इंतजार रहता है। हर वर्ग चाहता है कि बजट में उसके लिए राहत भरा कुछ न कुछ ऐलान हो। आमतौर पर बजट आमदनी और खर्च का ब्यौरा होता है, लेकिन इसे तैयार करना इतना आसान नहीं है। वित्त मंत्रालय बजट को अंतिम रूप देने से पहले एक लंबी प्रक्रिया से गुजरता है। ऐसे तो बजट तैयार करने का काम वित्त मंत्रालय का होता है, लेकिन इसमें देश के सभी विभागों और मंत्रालयों का भी कुछ न कुछ योगदान होता है। वित्त मंत्री बजट पूर्व परामर्श बैठकें करते हैं। इसमें सभी हितधारकों की राय जानी जाती है। दरअसल बजट बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। इसमें गोपनीयता भी एक बड़ी चुनौती होती है। बजट पेश होने से पहले बजट की बातें जग जाहिर ना हो, इसके लिए भी खास इंतजाम करना होता है। आज की विशेष में हम बात करेंगे केंद्रीय बजट की। जानेंगे संविधान में बजट के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। बजट के महत्व और पेश होने की प्रक्रिया को भी समझेंगे। बजट बनने की प्रक्रिया पर बारीकी से नजर डालेंगे और बजट के इतिहास पर भी नजर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बॉजेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का बटुआ या थैली। हमारे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। केंद्रीय बजट, जिसे हम आमतौर पर भी आम बजट भी कहते हैं, उसमें सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है। बजट एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर अपने आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हम अपने खर्चे के लिए बजट बनाते हैं, उसी तरह से सरकार भी अपने खर्च, आय और व्यय का लेखा जोखा बनाती है। आम भाषा में आने वाले साल के लिए कमाई और खर्चे की योजना को ही बजट कहा जाता है। देश के बजट यानी केंद्रीय बजट में कई स्रोतों से आने वाले पैसे और तरह तरह के मदों में होने वाले खर्च की विस्तृत योजना पेश की जाती है और इसके साथ ही ये तय होता है कि अगले साल सरकार टैक्स की दरें क्या रखेगी। बजट एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है। इसमें पिछले एक साल का ब्यौरा शामिल किया जाता है। इसके अलावा सरकार अगले वर्ष किस मद में कितना खर्च करेगी, इसकी जानकारी भी बजट में देती है। इसमें भावी योजनाओं का भी जिक्र होता है। दरअसल बजट को गौर से देखने पर यह साफ होता है कि इसमें 3 साल के आंकड़े होते हैं कि एक साल में हम कैसे कहाँ से हमारे पास पैसे आने की उम्मीद है और कहाँ हम खर्चा करना चाहते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि पिछले साल में कैसा हमारा रजावन रहा है, हमने कहाँ खर्च किया, कहाँ अभी भी ज़रूरत है, उसी हिसाब से उसकी एलोकेशन की जाती है, उसको बांटा जाता है। सरकार अपना एक दस्तावेज रखती है कि हम कितना कमाएंगे, कितना खर्च करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे, कौन कौन सी नई योजनाएँ आएंगी, किस योजना पर ज़्यादा खर्च होगा और जो हमारे लिए घाटे की बात है वो घाटा कितना है, उस घाटे को पाटने के लिए हम क्या करें। भारत में संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं है। बोलचाल की भाषा में जिसे हम आम बजट या केंद्रीय बजट कहते हैं, उसे संविधान के अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगी, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। जो संविधान की धारा 112 है, उसके तहत अगर आप देखेंगे तो उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि हर साल जो भी सरकार केंद्र में होगी वो संसद में एक मसौदा पेश करेगी जिसमें पूरे साल के आय और खर्च का ब्यौरा पेश किया जाएगा और इसी चीज़ को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे लिए संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं है, उसके जगह पे हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। केंद्रीय बजट में मुख्य तौर से 7 दस्तावेज शामिल होते हैं। ये दस्तावेज है वित्त मंत्री का बजट भाषण, वार्षिक वित्तीय कथन, बजट का सार, वित्त विधेयक, बजट प्राप्तियां, बजट व्यय और अनुदान की मांग।
बजट में कई तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। अब चूँकि फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है, लेकिन एक जब पहले फिजिकल डॉक्यूमेंट होता था, इनफैक्ट अभी भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उनको फिजिकल डॉक्यूमेंट मिलता है और हर डॉक्यूमेंट का एक कलर कोड होता है। जैसे जो वित्त मंत्री का भाषण होता है वो हल्के नीले रंग का दस्तावेज होता है। इसके अलावा अगर आप खर्चे का देखेंगे तो वो पीले रंग का होगा। जो आमदनी का होता है दस्तावेज वो गेरुआ रंग का होता है। जो फाइनेंस बिल होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम होता है कि जितने भी टैक्स के प्रावधान दिए जाते हैं वो गुलाबी रंग का दस्तावेज होता है, जो अब गहरे गुलाबी रंग के दस्तावेज में तब्दील हो गया है। वित्त मंत्री के बजट भाषण में 2 हिस्से होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हर सेक्टर के लिए आवंटन का मोटे तौर पर जिक्र होता है। इनके लिए सरकार की नई योजनाओं का ऐलान होता है। इससे सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं का पता चलता है। पार्ट बी में सरकार के खर्च के लिए पैसा जुटाने के लिए टैक्स से जुड़े प्रस्ताव होते हैं, यानी आम बजट में सरकार की आर्थिक नीति की दिशा दिखाई देती है। इसमें मंत्रालयों को उनके खर्चों के लिए पैसे का आवंटन होता है। इसमें आने वाले साल के लिए कर प्रस्तावों का ब्यौरा पेश किया जाता है। केंद्रीय बजट को लोकसभा में 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से शाम 5 बजे पेश किया जाता था। साल 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इस परंपरा को तोड़ा। उस साल पहली बार सुबह 11 बजे बजट तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया था। 2017 के पहले ये फरवरी के अंत में पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से ये 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। आम आदमी को जो एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम है उसको देखना चाहिए, क्योंकि उसी से पता चलता है कि जो कुछ भी नया प्रावधान कर का किया गया है वो कैसे लागू होगा, कब से लागू होगा, उसमें उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। बजट पेश करने की प्रक्रिया के तहत वित्त मंत्री लोकसभा में बजट भाषण पढ़ते हैं। बजट भाषण के पढ़े जाने के बाद बजट उपायों पर एक आम चर्चा होती है। बहस में हिस्सा लेने वाले सदस्य बजट के प्रस्तावों और नीतियों पर चर्चा करते हैं। इस आम चर्चा के बाद संसद की कार्यवाही आमतौर पर कुछ दिनों के लिए स्थगित की जाती है। इस दौरान विभागों की स्थायी समितियां मंत्रालयों के अनुमानित खर्चों का विस्तार से अध्ययन करती हैं। इन्हें डिमांड्स फॉर ग्रांट्स यानी अनुदान की मांग कहा जाता है। समितियां इसके बाद हर एक मंत्रालय की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर अपनी रिपोर्ट जमा करती है। समितियों के रिपोर्ट जमा कर देने के बाद इन अलग अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर लोकसभा में चर्चा और फिर वोटिंग होती है। बजट पास होने की अंतिम तारीख तक जिन डिमांड्स पर वोटिंग नहीं हो पाती है उन सभी पर एक साथ वोटिंग करा ली जाती है। अनुदान मांगों को एप्रोप्रिएशन बिल में समाहित किया जाता है। इसे संसद से पास किया जाना जरूरी है, तभी सरकार द्वारा पारित खर्चों के लिए कंसोलिडेटेड फंड यानी भारत की संचित निधि से रकम की निकासी हो सकती है। अंत में फाइनेंस बिल पर वोटिंग होती है। फाइनेंस बिल के पास होने के साथ बजटीय प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। कि संसद में पेश होने की 75 दिनों के भीतर बजट पारित कराना ज़रूरी होता है। तो जितने भी आप देखेंगे कि कर के प्रावधान होते हैं, जितने भी खर्च करने की बात होती है, उसकी मंजूरी लोकसभा से ली जाती है। लोकसभा से जब ये मंजूर हो जाता है उसके बाद ये राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा उस पर बहस कर सकती है, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा उस बदलाव की सिफारिश कर सकती है, जिसे मानना या ना मानना लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। राज्यसभा से वो जब वापस आ जाता है उसके बाद वो ये मान लिया जाता है कि संसद के दोनों सदनों से ये पारित हो गया है। अगर राज्यसभा 14 दिनों के भीतर उसे वापस नहीं करती है तो उसे पारित मान लिया जाता है। बजट का मकसद देश की अर्थनीति को दिशा देना होता है। आमदनी और खर्च की योजना बनाकर आर्थिक हालात को नियंत्रण में रखने की कोशिश की जाती है। बजट का मकसद सरकारी खर्चों पर नियंत्रण करने के साथ ही विकास कार्यों को गति देना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय बजट की तैयारी कई महीने पहले शुरू हो जाती है। बजट बनाने की प्रक्रिया बेहद जटिल और गोपनीय होती है। वित्त मामलों के जानकारों के साथ कई दौर की बैठकें होती हैं, मंथन होता है, सलाह मशवरा होता है और उसके बाद तैयार किया जाता है बजट। आइए आपको बताते हैं कि बजट बनने की पूरी प्रक्रिया है क्या। हर साल देश के हर नागरिक को इंतजार रहता है आम बजट का।
वित्त मंत्री के पिटारे से आम लोगों के लिए राहत है या कोई कड़वी घुट्टी, ये जानने की उत्सुकता हर किसी को होती है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प है बजट बनने की प्रक्रिया। आमतौर पर फरवरी में आने वाले बजट की तैयारी सितंबर महीने से ही शुरू हो जाती है। 5 महीनों में वित्त मंत्रालय कई प्रक्रियाओं से गुजरकर तैयार करता है पूरे देश के लिए आम बजट। बजट बनाने की प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और सरकार के अन्य मंत्रालय शामिल होते हैं। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के बजट डिवीजन पर बजट को बनाने की जिम्मेदारी होती है और ये डिवीजन नोडल एजेंसी होता है। सबसे पहले वित्त मंत्रालय खर्च के आधार पर गाइडलाइन जारी करता है। एक सर्कुलर सभी मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों को भेजा जाता है। दरअसल इस सर्कुलर के जरिए सभी मंत्रालयों और विभागों के खर्च, विशेष परियोजनाएं और फंड्स की जरूरत का ब्यौरा मांगा जाता है। मंत्रालय अपनी अपनी मांगों से वित्त मंत्रालय को अवगत कराते हैं। बजट का स्ट्रक्चर तैयार करने में ये सभी जानकारी बहुत जरूरी होती है, जिनका बारीकी से अध्ययन किया जाता है। तो मूल रूप से बजट का काम जो है अमूमन सितंबर में शुरू होता है, अगस्त सितंबर तक। और उसकी शुरुआत सबसे पहले जो होती है कि वो तमाम जो वित्तीय सलाहकार होते हैं अलग अलग मंत्रालय के, उनको चिट्ठी भेजी जाती है कि आप अगले साल के लिए क्या कुछ खर्च करना चाहते हैं। फिर वो जो उनका जवाब आता है, फिर मंत्रालयों के साथ वित्त मंत्रालय की चर्चा होती है, बैठकें होती हैं और उस बैठक के बाद एक मोटा मोटी खाका खींच लिया जाता है कि किस मंत्रालय को कितने पैसे मिलेंगे। ये सारी प्रक्रिया जो है आप समझ लीजिए कि अक्टूबर तक, नवंबर तक चलता है। दिसंबर में और जनवरी में, दिसंबर में ही कहना चाहिए, फिर अलग अलग जो संगठन होते हैं, उद्योग संगठनों के साथ चर्चा होती है। फिर आपके जो अर्थशास्त्री होते हैं उनके साथ चर्चा होती है। अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ चर्चा होती है। बजट बनाने में जिस मामले पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है उनमें से एक टैक्स है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवंबर से ही रायसीना हिल्स पर नॉर्थ ब्लॉक में उद्योग संघों, वाणिज्य मंडलों, किसान समूहों और ट्रेड यूनियनों के साथ कई बैठकें कर विचार विमर्श करते हैं। इसी दौरान सभी मिलकर टैक्स छूट पर भी बहस करते हैं, जिससे बजट बनाने का काम आसान हो सके। इसके अलावा बजट पर वित्त मंत्रालय की नियमित बैठकों में वित्त सचिव, राजस्व सचिव, संयुक्त सचिव समेत वित्त विभाग के तमाम महत्वपूर्ण सचिवों और सभी केंद्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। आर्थिक मामलों का विभाग और राजस्व विभाग किसान, कारोबारी, FII, अर्थशास्त्री और सिविल सोसाइटी जैसे हितधारकों के साथ बैठक करते हैं। बैठकें पूरी होने के बाद वित्त मंत्री को बजट पर मिलने वाली योजनाओं और खर्चों के सुझाव व्यय विभाग को भेजे जाते हैं। वही टैक्स संबंधित सुझाव टैक्स रिसर्च यूनिट यानी TRU को भेजे जाते हैं। इसके साथ ही बजट में किन प्रस्तावों को शामिल करना है और किसे नामंजूर करना है, ये तय कर लिया जाता है। फाइनल जो फेज होता है वो फाइनल फेज आपकी स्पीच राइटिंग से होती है। ये सारे प्रावधान हो गए, कहाँ क्या होगा। स्पीच राइटिंग में सरकार का क्या दृष्टिकोण है, सरकार क्या कुछ नया करना चाहती है, वो सारा कुछ उसमें शामिल किया जाता है। और उसके हिसाब से जो कुछ भी कानूनी प्रावधान करने हैं, जो कुछ भी कर में बदलाव करने हैं, उसके लिए फाइनेंस बिल में क्या कुछ किया जा सकता है, वो साइमल्टेनियसली चलता रहता है। स्पीच राइटिंग सबसे आखिर में होता है। सभी प्रस्तावों को शामिल करने के बाद बजट का ब्लू शीट तैयार किया जाता है। ब्लूप्रिंट एक नीले रंग का कागजात होता है जिसके अंदर तैयार हो चुके बजट के सभी दस्तावेजों के मुख्य बिंदु होते हैं। इन दस्तावेजों को वित्त मंत्री भी अपने पास नहीं रख सकते। इन दस्तावेजों को केवल जॉइंट सेक्रेटरी की कस्टडी में रखा जाता है। पहले ब्लू शीट ड्राफ्ट को बजट के कुछ हफ्ते पहले तैयार किया जाता है, जिसमें बजट प्रपोजल और सरकार के वार्षिक खर्च का ब्यौरा होता है। बजट जब दस्तावेज पूरा हो जाता है तो बजट पेश करने के दिन अभी तक मंत्रिमंडल के किसी भी साथी को पता नहीं होगा, जो सरकार के मंत्री होंगे सिवाय वित्त मंत्री को छोड़ दें और प्रधानमंत्री को छोड़ दें, कि बजट दस्तावेज में क्या है। पहली बार जो होता है जब कैबिनेट की मीटिंग होती है बजट पेश करने के ठीक 1 घंटे पहले, 10 बजे के लगभग में, और उसके ठीक पहले राष्ट्रपति से मंजूरी ली जाती है कि क्या हम बजट दस्तावेज को पेश करें। राष्ट्रपति मंजूर करते हैं। फिर कैबिनेट की बैठक होती है जिसमें मंत्रिमंडल
जो है मंत्रिमंडल को ये बताया जाता है कि क्या कुछ है, एक ब्रीफ आइडिया जाता, पूरा नहीं दिया जाता है, और उसके बाद 11:02 या 11:03 पर जो है वो बजट पेश किया जाता है। सब कुछ तय होने के बाद बजट में टैक्स प्रस्तावों पर अंतिम फैसला वित्त मंत्री के साथ लिया जाता है और बजट को अंतिम रूप देने से पहले प्रस्तावों पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की जाती है। इसके बाद ही बजट को फाइनल समझा जाता है, यानी इसे छपने के लिए भेजा जा सकता है। बजट के पेश होने तक इसे गोपनीय रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है, इसलिए हलवा सेरेमनी के बाद छपाई के लिए अधिकारी दुनिया से कट जाते हैं। इस सेरेमनी के बाद बजट के डॉक्यूमेंट्स की आधिकारिक छपाई का काम शुरू हो जाता है। बजट का प्रिंटिंग नॉर्थ ब्लॉक में ही किया जाता है, जहां बजट के डॉक्यूमेंट की छपाई के वक्त वित्त मंत्रालय के करीब 100 अधिकारियों को 10 दिन के लिए नॉर्थ ब्लॉक में एक बेसमेंट में ही रहना पड़ता है। हलवा सेरेमनी के बाद ये अधिकारी अपने घर वालों से भी नहीं मिल पाते। रोचक जो होता है जिसको हम लोग हलवा सेरेमनी कहते हैं। हलवा सेरेमनी के पीछे ये कहा जाता है कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत मीठे के साथ हो, और जो लोग बजट की दस्तावेजों की छपाई में जाते हैं वो लगभग 15 दिन 20 दिन और कुछ लोग तो महीने भर तक वो बिल्कुल कैद हो जाते हैं। घर परिवार समाज देश दुनिया सबसे अलग हो जाते हैं, लेकिन जो लोग उस छपाई में जाते हैं वो दिन दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं। तो एक छपाई जब शुरू होती है तो उसकी शुरुआत हलवा से किया जाता है। बजट बनाने की प्रक्रिया में सरकार की कोशिश होती है कि हर वर्ग के लोगों की राय शुमारी पर ध्यान दिया जाए, साथ ही सभी मंत्रालयों और विभागों की जरूरतों का भी ख्याल रखने की भरपूर कोशिश होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अलग से रेल बजट पेश नहीं किया गया। रेल बजट का विलय आम बजट में कर दिया गया। इससे पहले 1924 से लेकर अब तक रेल बजट पेश अलग से किया जाता था। आइए जानते हैं रेल बजट के आम बजट में विलय की पूरी कहानी। पहले रेल बजट को अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिलाने का फैसला किया। सितंबर 2016 में आम बजट में रेल बजट को मिलाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही रेल बजट को अलग से पेश करने की 92 साल की पुरानी परंपरा खत्म हो गई। रेल बजट को आम बजट में विलय के लिए राष्ट्रपति ने भारत सरकार कामकाज का आवंटन नियम 1961 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके बाद वित्त वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में ही मिला दिया गया, यानी आखिरी बार अलग से रेल बजट 2016 में पेश किया गया। ये फैसला करते हुए कहा गया कि बजटीय सहायता के रूप में रेलवे को सरकार से वित्तीय मदद मिलती रहेगी। साथ ही रेलवे को हर साल सरकार को लाभांश भी नहीं देना पड़ेगा। रेल और आम बजट के विलय से रेलवे की स्वायत्तता पर असर नहीं पड़ने की भी बात कही गई। सितंबर 2016 में रेल बजट को वित्त बजट के साथ मर्ज कर दिया गया। उसके अंदर ही साथ प्रेजेंट किया गया। पहले भी जब हम वित्त बजट प्रेजेंट करते थे तो उसमें रेल बजट का होता था, पर उसके जो डिटेल्स होती थी, क्योंकि जो रेल मंत्री थे उसको प्रेजेंट कर देते थे पहले, तो इसलिए उसको डिस्कस पार्लियामेंट में नहीं किया जाता। कि जब रेलवे इसी व्यवस्था का हिस्सा है तो हम उसको कुछ इस तरह की अहमियत क्यों दे रहे हैं, और उससे कई बार ऐसा भी फील होता है कि कहीं हम उसको नेग्लेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं संसाधन की कमी पड़ गई तो वो कहाँ से लाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2017-18 के बजट के पहले ये तय हुआ कि उसको आम बजट में शामिल कर दिया जाए। भारत में 1860 से बजट पेश करने की परंपरा शुरू हुई। उस वक्त एक ही बजट पेश हुआ करता था और सभी विभाग का लेखा जोखा उसी के साथ आता था। लेकिन 1924 तक आते आते बजट में रेलवे की भागीदारी काफी बढ़ गई, जिसके बाद इसे आम बजट से अलग कर दिया गया। यानी भारत में अलग से रेल बजट की शुरुआत 1924 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई। 1921 में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी के चेयरमैन सर विलियम एकवर्थ ने रेलवे सिस्टम के लिए बेहतर प्रबंधन की जरूरत महसूस की। इसके बाद विलियम एकवर्थ की अगुवाई में 10 सदस्यों की एक समिति गठित की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में रेल बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारिश की। एकवर्थ समिति की सिफारिशों पर 1924 में अमल हुआ और रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया।
तर्क ये था कि अकेला रेल विभाग देश की सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधियों का संचालन कर रहा था। 1924 तक आम बजट में रेलवे की हिस्सेदारी 70% से ज्यादा हो गई थी। जब इसे आम बजट से अलग किया गया उस वक्त 75% सार्वजनिक यातायात और 90% माल ढुलाई में सबसे ज्यादा रेलवे का ही इस्तेमाल हो रहा था। 1924 तक रेल बजट अलग से पेश नहीं होता था। 1924 में पहली बार ऐसा हुआ कि रेलवे की जो आकार है उसको देखते हुए ये तय किया गया, जो तत्कालीन सरकार ब्रितानी सरकार थी, कि रेलवे के लिए अलग से बजट पेश होगा। और 1924 से लेकर के 2016-17 तक रेलवे के लिए अलग से बजट लाया जाने लगा। लेकिन 92 सालों में परिस्थितियां बदली। धीरे धीरे आम बजट में रेलवे की हिस्सेदारी घटी और रक्षा सहित दूसरे विभागों का बजट बढ़ता गया। इसकी वजह से कई बार रेल बजट को आम बजट में मिलाने की मांग उठी। रेल बजट को आम बजट में मिलाना कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। सरकार ने कई कारणों को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया। दरअसल ये नरेंद्र मोदी सरकार के शासन सुधार की दिशा में बड़ा कदम था। दरअसल नीति आयोग के उस वक्त के सदस्य विवेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली एक समिति ने अलग से रेल बजट पेश करने की कवायद खत्म करने की सिफारिश की थी। समिति ने दोनों बजटों को मिलाने की सिफारिश की थी। इसके बाद अगस्त 2016 के दूसरे हफ्ते में बजट के विलय के लिए वित्त मंत्रालय ने 5 सदस्यों की समिति बना दी। समिति से 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। समिति में रेल और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। दोनों मंत्रालय इस बात पर सहमत दिखे कि विलय से रेलवे को नुकसान नहीं बल्कि कई फायदे होंगे। देखा गया कि हिंदुस्तान और चरमों में भी बहुत चल रहा है, सर्विसेज सेक्टर है, एजुकेशन है, इंडस्ट्री है, तो सिर्फ रेल को ना फोकस करते हुए उन्होंने कहा कि इसको वापस अब मर्ज कर देना चाहिए। उस समय जरूरी था वो चीज़, आज के समय में उसको अलग प्रस्तुत करना उनके विचार में ठीक नहीं था। मेरे विचार से ये बड़ा अच्छा कदम इस सरकार ने पिछले चरण में उठाया। रेल मंत्रालय हर बजट के समय कई राजनीतिक दबाव भी झेलता था, जिससे छुटकारा मिल गया। आजादी से पहले रेल बजट ब्रिटिश सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा था। ब्रिटिश सरकार के 180 करोड़ रुपए के बजट का लगभग 80 करोड़ रुपए रेलवे पर ही खर्च होता था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज़ादी के बाद देश में कई बजट माइलस्टोन बजट साबित हुए, जिसमें बड़े फैसले लिए गए और देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ा। चलते चलते आपको छोड़ जा रहे हैं बजट के इतिहास पर। नमस्कार। भारत में सबसे पहले ब्रिटिश शासनकाल में 1860 में आम बजट प्रस्तुत किया गया था। बजट बनाने और पेश करने का श्रेय उस वक्त के अंग्रेज फाइनेंस मेंबर जेम्स विल्सन को जाता है। जेम्स ने 18 फरवरी 1860 को वायसराय की परिषद में पहली बार बजट पेश किया था। आजादी से ठीक पहले अंतरिम सरकार का पहला बजट मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान ने पेश किया था। ये बजट 9 अक्टूबर 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक के लिए था। वही आजादी के बाद देश का पहला अंतरिम बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. षणमुगम शेट्टी ने पेश किया। जॉन मथाई दूसरे वित्त मंत्री बने और उन्होंने 1949 से 50 का बजट पेश किया। इस बजट में पहली बार योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना का जिक्र किया गया था। सी.डी. देशमुख ने देश की पहली चुनी हुई सरकार का बजट संसद में पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए 1958 में बजट पेश किया था। छोटे छोटे राज्य थे तब भी बजट बनते थे, ऐसा नहीं है कि बजट नहीं बनते थे। अगर हम 2000 साल पहले 3000 साल पहले चाणक्य की कौटिल्य पढ़ें तो उसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है चाणक्य ने कि जो है एक बजट बनाना, कैसे सरकार चलेगी, कौन कहलाएगा, कौन क्या करेगा, उसने उसको निर्धारित किया हुआ है। तो ये नहीं है कि बजट आज से बनना शुरू हुआ है। बजट जो चीज़ है ये करीबन 3-4-5 हज़ार साल का हमारे पास विश्व है कि हमारे पास बनता आया है हिंदुस्तान। पर ये जो फॉर्मल वे, वेस्टर्न वे जो बजट का बनना शुरू हुआ, ये रेलवे बजट से शुरू हुआ और फिर जब हमारे को आज़ादी मिली 47 में, उसके बाद हिंदुस्तान ने अपना वित्त बजट शुरू करा। पहले सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही बजट तैयार होता था, लेकिन 1955-56 के बजट से जुड़े कागजातों को हिंदी में भी लिखा जाने लगा।
1964 और 1968 का आम बजट मोरारजी देसाई ने अपने जन्मदिन के दिन पेश किया। वो ऐसा करने वाले एकमात्र वित्त मंत्री हैं। मोरारजी देसाई के इस्तीफा देने के बाद 1970 का आम बजट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पेश किया। संसद में बजट पेश करने वाली वो एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। साल 2000 तक ब्रिटिश परंपरा के मुताबिक बजट शाम को ही पेश किया जाता था, लेकिन 2001 में एनडीए सरकार ने इस परंपरा को खत्म किया और शाम की जगह सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश किया जाने लगा। यशवंत सिन्हा पहले ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने सुबह के वक्त बजट प्रस्तुत किया। बजट के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी दर्ज हैं जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हुए। 1957 में कांग्रेस सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री टी कृष्णामाचारी ने बजट में आयात के लिए लाइसेंस जरूरी करने की घोषणा की और निर्यातकों को सुरक्षा देने के नजरिए से एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के गठन का फैसला लिया। इसके अलावा वेल्थ टैक्स लगाया गया, एक्साइज को 400% तक बढ़ा दिया गया। एक्टिव इनकम यानी सैलरी और बिजनेस और पैसिव इनकम यानी ब्याज और भाड़ा में फर्क करने की पहली बार कोशिश हुई। 1968 में वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने स्टैंप की अनिवार्यता को खत्म कर दिया और उत्पादकों के लिए स्वयं मूल्यांकन का सिस्टम तैयार किया, जो नियम आज भी जारी है। 1973 में वित्त मंत्री यशवंत राव चौहान ने सामान्य बीमा कंपनियों, भारतीय कॉपर कॉरपोरेशन और कोल माइंस के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की। बजट के पीछे जो सरकार की बजट होती है उसमें पहले हम लोग खर्च देखते हैं, आमदनी नहीं देखते हैं। तो जब आप खर्चे के हिसाब से बजट बनाते हो तो घाटे का बजट बनता है और वो तब से लेकर के अब तक चला आ रहा है। अगर संख्या के हिसाब से देखें तो 3 ऐसे वित्त मंत्री हैं जिनके नाम काफ़ी ज़्यादा बजट पेश करने का है, चाहे वो मोरारजी देसाई साहब हों या यशवंत सिन्हा साहब हों या चिदम्बरम साहब हों, जिन्होंने या इवन प्रणब मुखर्जी साहब हों। ये 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा संख्या में बजट पेश किया है। बजट के इतिहास में वैश्विक तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए फैसले लिए जाने लगे, जिसमें 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बजट में आर्थिक उदारीकरण के लिए रास्ते खोल दिए। आयात निर्यात पॉलिसी में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए और आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाया गया। सीमा शुल्क 220% से घटाकर 150% कर दिया गया। ये बजट इसलिए भी यादगार है क्योंकि मनमोहन सिंह ने सबसे लंबा बजट भाषण दिया। लेकिन अगर पैराग्राफ की संख्या के आधार पर देखें तो अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2009 में दिया था। 1997 में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कंपनियों के लिए टैक्स में बदलाव किया और वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम VDIS लॉन्च किया। 1997 का बजट जिसमें वित्त मंत्री उस समय पी चिदम्बरम साहब थे, उसको ड्रीम बजट कहा जाता है क्योंकि उस समय पहली बार इनकम टैक्स की जो दर थी वो 10, 20, 30 की गई थी। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये 2014 से 2019 के बीच में जो इनकम टैक्स की दरों में बदलाव हुआ तो 10, 20, 30 1997 से शुरू होकर के 2014-2015 के तक चला और इस 5 साल के दौरान फिर उसमें बदलाव किया गया और अब हमारे पास 5, 20 और 30 की दर है। तो ये कुछ ऐसे बजट हैं जिसकी कुछ खास बातें जो हैं और जिसकी वजह से उस दस्तावेज को पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। भारत सरकार के बजट में हर आमो खास का ध्यान रखा जाता है। कई बजट ऐतिहासिक और यादगार बन गए जिनमें देश को मजबूत बनाने के लिए अहम फैसले लिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।